दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेल ईगो एक्सप्लेनर में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी शुरू होती है। हमारा हीरो लैंग फेंग उसी आग के नीचे दबा होता है और अपने मम्मी पापा से कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जीना चाहता हूं। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा हीरो रोते हुए बोलता है, मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपनी आंख खोलता है, मतलब कि हमारा हीरो सपना देख रहा होता है। हमारा हीरो अपने चेहरे से अपना पसीना साफ करते हुए बोलता है, वो सपना मुझे दोबारा दिख गया। और तभी हमारे हीरो के सामने एक पावरफुल बंदा आता है। हमारा हीरो उसे अपना मास्टर बोलता है। वो बंदा हमारे हीरो से बोलता है, 16 साल हो चुके हैं जब मैंने तुम्हें उस भूकंप से बचाया था। मतलब कि हमारे हीरो को इसी बंदे ने बचाया था। वहां से हमारा हीरो उस बंदे से बोलता है, मास्टर आपका आना गलत है, मैं उस दुनिया की सारी दिक्कतों को भूल चुका हूं और कल्टीवेशन करके इमॉर्टल बनने के बारे में भी। वो बंदा हमारे हीरो के सर के ऊपर हाथ रखता है और उससे बोलता है, ऐसी कुछ चीजें जो तुम जिंदगी में भूल नहीं सकते हो, उन्हें जाओ और जाकर उन्हें फेस करो और सब कुछ ठीक कर दो। फिर उसके बाद वो बंदा वहां से जाते हुए बोलता है, नीचे उस पर्वत पर जाओ और इस दुनिया के साथ सारे संबंधों को अपने खत्म कर दो, शायद से वही रास्ता तुम्हें चुनना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपने हाथों में लेटर और टिकट को देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया हूं। मुझे मास्टर ने ये लेटर और टिकट दिया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिन इस तरह हो जाएंगे कि मैं अपनी फैमिली को यहां पर दोबारा देखूंगा। मैं उन लोगों से जल्दी ही मिलूंगा। फिर उसके बाद अगला सीन ट्रेन के अंदर का होता है। हमारा हीरो अपने बेड को देखते हुए बोलता है, शायद से यही मेरा बेड है। लेकिन जब हमारा हीरो अपने बगल में देखता है तब उसके बगल वाले बेड पर एक लड़की बैठी होती है। हमारा हीरो उस लड़की को देखने के बाद अपने टिकट को देखने लगता है और बाद में उसे घूरने लगता है। फिर उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है, तुम मुझे कितना ज्यादा घूरोगे। और हमारा हीरो उस लड़की के सामने अपनी टिकट करते हुए बोलता है, लेकिन तुम मेरी सीट के ऊपर बैठी हो। फिर उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो के सामने अपनी टिकट करते हुए बोलती है, देखो ये मेरा बेड है। लेकिन जब वो लड़की अपने बेड को चेक करती है तो वो बेड उसका नहीं होता, वो हमारे हीरो का ही होता है। फिर उसके अगले सीन में वो लड़की अपनी हरकत के ऊपर शर्माने लग जाती है और हमारे हीरो को अपना नाम जाओ जियाकी बताती है। और फिर वो लड़की हमारे हीरो को आगे बताती है कि वे अगले 10 घंटे तक इसी तरह एक साथ बैठेंगे, इसलिए इस तरह से रहना खतरे से खाली नहीं होगा। और फिर हमारा हीरो उस लड़की की दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा नाम लैंग फेंग है। और वो लड़की अपने अंदर गुस्सा करते हुए बोलती है, मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत हूं और हर कोई मुझे प्यार करता है, लेकिन तुम मेरे साथ इस तरह से कोल्ड कैसे हो सकते हो। चलो मुझे बताओ, मैं जानती हूं कि तुम मुझे देखना चाहते हो, है ना। फिर उसके बाद हमारा हीरो अचानक से उस लड़की के बाल सही करने लग जाता है और उससे बोलता है, तुम्हारा यंग टैंक खराब है, इसका मतलब ये बैड लक का प्रतीक है। फिर उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो को मारने के मन में बोलती है, मुझे श्राप मत लगाओ, मैं अनलकी नहीं हूं, तुम लकी हो जो तुमने मुझे देखा है। और हम लोग उसी जगह पर एक कमीने बंदे को देखते हैं जो उस लड़की की टांगों को देखते हुए बोलता है, ये टांगे अच्छी हैं, आज की रात कुछ ज्यादा खराब नहीं होगी, सफर अच्छा बीतेगा। फिर उसके अगले सीन में उस ट्रेन में रात हो जाती है और वो लड़की अपने बेड के ऊपर सो रही होती है। और तभी वहां पर वही कमीना बंदा आता है और उस लड़की का मुंह बंद कर देता है और हरामियों की तरह उसके कपड़े फाड़ देता है और उस लड़की से बोलता है, चुप हो जाओ बच्ची, मैं तुम्हें पूरे 50,000 दूंगा इसके लिए। और वो लड़की हमारे हीरो की तरफ देखते हुए बोलती है, प्लीज मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो प्लीज। और हमारा हीरो उस लड़की से बताता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि यहां पर कुछ ना कुछ दुर्भाग्य हो सकता है। और तभी हमारा हीरो अचानक से अपने बेड से निकलता है और उस बंदे के ऊपर अपनी किक से अटैक करता है। लेकिन तभी वहां पे उस बंदे का बॉडीगार्ड चला आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारे हीरो की किक को ब्लॉक कर लेता है और उससे बोलता है, यंग मैन, मेरे मास्टर एक नॉर्मल पर्सन है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा उनके ऊपर 6 लेवल की फोर्स से अटैक करना। और वो बंदा अपनी पैंट उतारते हुए बोलता है, इसे मार दो, टाइम वेस्ट मत करो, मैं इस तरह की ब्यूटी को जाने नहीं दे सकता हूं। और फिर वो बॉडीगार्ड हमारे हीरो के ऊपर अपने फायर पंच से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर अपने पावर पंच से अटैक करता है और उसका मुंह पकड़ता है और उसे नीचे दीवार में दे मारता है और पीछे मुड़कर उस बंदे से बोलता है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, पहली मैं तुम्हें पेलूंगा और दूसरी मैं तुझे हद से ज्यादा पेलूंगा। फिर उसके बाद हमारा हीरो उस गार्ड के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है, मैं सबसे पहली चॉइस को चुनता हूं। और फिर उसके बाद उस बंदे की तरफ मुड़ता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, 9 पंचेस रिमेनिंग। और वो बंदा डरते हुए हमारे हीरो से बोलता है, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे दूंगा, मेरे पास मत आओ।
और बताता है कि वो ली फैमिली से है, ली ग्रुप में है। फिर उसके बाद हमारा हीरो उस बंदे के ऊपर अपने पंचेज की बरसात करने लग जाता है और उस बंदे के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है, मेरे मास्टर ने कहा था कि मारने से कुछ भी नहीं होता है। और वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है, लड़ाई मत करो, अगर तुम उसे दोबारा मारोगे तो फिर वो मर जाएगा। और हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है, क्या तुम कॉल नहीं करोगी? वो लड़की पूछती है, किसे कॉल करूं? और हमारा हीरो उस लड़के के मुंह के ऊपर लात मारते हुए बोलता है, बिल्कुल पुलिस को। क्या तुम पुलिस को कॉल नहीं करोगी? मेरे मास्टर ने एक बार कहा था, जब भी तुम किसी कमीने आदमी को पकड़ो तो फिर उसे पुलिस को दे दो, नहीं तो तुम फिर दोषी बन जाओगे। और वो लड़की अपने अंदर सोचती है, इसका मास्टर थोड़ा सा थॉटफुल है। फिर उसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को लेकर जाने लग जाती है। फिर उसके बाद हमारा हीरो अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और उस लड़की से बोलता है, तुम्हारी टैंक की एनर्जी अब पूरी तरीके से गायब हो गई, अब तुम आराम से सो सकती हो। और वो लड़की हमारे हीरो को थैंक यू बोलती है और उससे बोलती है, क्या तुम मेरे ऊपर एक और फेवर करोगे? हमारा हीरो उस लड़की की तरफ देखता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमारा हीरो चद्दर पकड़कर अपने केबिन के सामने खड़ा होता है और उस लड़की से बोलता है, लड़कियां खुले में अपने कपड़े नहीं बदल सकती हैं? क्या लड़कियों को सच में इस तरह से कपड़े बदलने में दिक्कत होती है? वो लड़की अपने कपड़े बदलते हुए बोलती है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहती जिससे कोई कमीना आदमी मुझे छुए। और हमारे हीरो से बोलती है, प्लीज किसी को अंदर आने मत देना। फिर उसके बाद वो लड़की शर्माते हुए हमारे हीरो से बोलती है, वो एक। हमारा हीरो उससे पूछता है, क्या हुआ? वो लड़की बताती है कि उसके पास कोई भी कपड़े नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि वो ट्रेन में सिर्फ एक ही कपड़े पहनकर आई थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही रात रुकनी थी। और हमारे हीरो से उसके कपड़े मांगती है पहनने के लिए। लेकिन तभी उस लड़की का पांव फिसल जाता है और हमारा हीरो उस लड़की के ऊपर गिर जाता है। वो लड़की शर्माते हुए हमारे हीरो से पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? हमारा हीरो उस लड़की से बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कपड़े देता हूं, मेरे पास सिर्फ 2 ही कपड़े हैं, उनमें से एक मैं तुम्हें दे देता हूं। फिर उसके अगले सीन में वे लोग ट्रेन से बाहर होते हैं और वो लड़की हमारे हीरो के कपड़ों के बारे में कंप्लेन करते हुए बोलती है, ये किस तरह के कपड़े हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और फिर उसके बाद वो लड़की अपने अंदर सोचती है, ड्राइवर कब तक आएगा? और तभी वहां पर ड्राइवर चला आता है और उस लड़की से बोलता है, मैडम आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं? फिर उसके बाद अगला सीन जाओ विला का होता है। उस लड़की के दादाजी हमारे हीरो से बोलते हैं, ब्रदर लैंगफेंग थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए, मेरी ग्रैंड डॉटर कपड़े बदलने के लिए गई है। मुझे नहीं पता है कि आपके और उसके बीच में क्या हुआ, लेकिन उसने आपके कपड़े पहने हैं। हमारा हीरो उस लड़की के दादाजी को कुछ बताने के लिए चलता है, लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और बोलती है, ये रहे तुम्हारे कपड़े। और वो लड़की हमारे हीरो से बोलती है, मेरे साथ यहां तक आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हमारे साथ रुको और यहां पर खाना खाओ। खाना खाने के बाद लैंगफेंग जियाकी के दादाजी ग्रैंडफादर के पैर का इलाज करने लगता है। जियाकी के दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, तो तुम कह रहे थे कि तुम मेरा इलाज इससे करोगे? और अपने अंदर सोचते हैं, मैं डरा हुआ हूं, क्या मैं ठीक भी हो सकता हूं? फिर उसके बाद लैंगफेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और जियाकी के ग्रैंडफादर का पैर एक ही झटके में ठीक कर देता है। और जियाकी के दादाजी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका पैर पिछले 20 सालों से ठीक नहीं हुआ था। और जियाकी अपने दादाजी के लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लैंगफेंग जियाकी के ग्रैंडफादर से बोलता है, आप अपना पैर उठा सकते हैं, लेकिन आपको अगले 1 साल तक अपने पैर का ख्याल रखना होगा। जियाकी के दादाजी बोलते हैं, मास्टर आप कहाँ से हैं? आपकी पावर्स तो एक मैजिशियन से भी ज्यादा अच्छी हैं। मास्टर आप क्या चाहते हैं? जाओ, फैमिली आपके लिए क्या कर सकती है? और दादाजी अपने अंदर सोचते हैं, इस लड़के की एबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे इसे अपना दोस्त बनाना होगा। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये जियाकी को पसंद करता है। लेकिन हमारा हीरो वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं यहां से जा रहा हूं, मैं यहां पर बस अपने कपड़े वापस लेने आया था। जियाकी के ग्रैंडफादर पीछे से बोलते हैं, मास्टर आप यहां पर कितने दिनों तक रहेंगे? हमारी जाओ फैमिली यहां पर थोड़ी सी फेमस है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन लैंगफेंग वहां से जाते हुए बोलता है, जरूरत नहीं है, इंसानों को अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेनी चाहिए। जियाकी के ग्रैंडफादर बोलते हैं, अगर मुझे पता होता कि उसके पास एबिलिटी है तो फिर मैं उसे हल्के में नहीं लेता। जियाकी क्या तुम जानती हो उसका ओरिजिन क्या है? जियाकी बोलती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उस फीलिंग को एक्सपीरियंस करना चाहती हूं जब मैंने उसके साथ ट्रेन में बात की थी, और यहां तक कि उसने अपना नंबर भी यहां पर नहीं छोड़ा है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर लैंगफेंग पर चला आता है। लैंगफेंग बोलता है, मास्टर ने मुझसे बोला था कि मुझे ये लेटर जी फैमिली को मास्टर का नाम बताना है, फिर उसके बाद वे लोग मुझे अपने पास रहने देंगे। और मास्टर ने मुझे जो मैप दिया है उसके मुताबिक जी फैमिली को यहीं पर होना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर एक कार आती है जो कि फुल स्पीड से जा रही होती है,
और हमारे हीरो के ऊपर पानी गिरा देती है। लेकिन लैंगफेंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस पानी को अपने ऊपर गिरने से ब्लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि उसी फैमिली की लड़की होती है जिस फैमिली को हमारा हीरो लैंगफेंग ढूंढ रहा होता है। वो लड़की गाड़ी से उतरने के बाद बोलती है डैड मीटिंग में है और उनके लिए सिर्फ मीटिंग ही इंपॉर्टेंट है, अपनी बेटी से भी ज्यादा। फिर उसके बाद वो लड़की हमारे हीरो की तरफ मुड़ती है और उससे बोलती है तुम कौन हो? क्या तुमने कभी भी एक खूबसूरत लड़की नहीं देखी है? अगर तुमने मेरी तरफ दोबारा घूरा तो फिर मैं तुम्हारा कचूमर बना दूंगी। लैंगफेंग उस लड़की से बोलता है क्या तुम्हारा ड्राइवर बिना देखे गाड़ी नहीं चला सकता? उसने मेरे कपड़े बस गीले ही कर दिए थे और क्योंकि मेरे कपड़े गीले नहीं हुए चलो इसे यहीं पर जाने देते हैं। फिर उसके बाद लैंगफेंग उस लड़की से बोलता है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या तुम किसी जी फैमिली को जानती हो? वो लड़की लैंगफेंग की बात सुनकर अपने अंदर सोचने लग जाती है क्या ये मेरे डैड का एक नाजायज लड़का है जो कि उन्हें ढूंढने आया है और दिखने में ये मुझसे ज्यादा बड़ा लगता है? और क्या ये भी सच नहीं है कि मैं भी उनके पास एक नाजायज लड़की हूं? फिर उसके बाद वो लड़की अपने डैड को गाली देती है और बोलती है मैं भी एक नाजायज लड़की हूं और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है। और फिर वो लड़की बोलती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस लड़के को अपने डैड से मिलने नहीं दे सकती हूं। जब तक हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं तब तक मैं एक नाजायज लड़की नहीं हूं। और फिर वो लड़की वहां से जाते हुए लैंगफेंग से बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी उस गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलता है और उस लड़की से बोलता है यंग लेडी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने डैड को उनके नाम से बुलाने की? मैं भी उन्हें प्रेसिडेंट जी बुलाता हूं, मैं तुम्हारे डैड को इसके बारे में बताऊंगा। और लैंगफेंग उस लड़की से पीछे से बोलता है क्या जी है तुम्हारे फादर हैं? फिर उसके बाद वो लड़की पीछे घूमती है और लैंगफेंग से बोलता है तो क्या हुआ? मैं तुम्हें कभी भी अपने घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी और मैं तुम्हें कभी भी अपना बड़ा भाई नहीं बुलाऊंगी। फिर उसके बाद लैंगफेंग उस लड़की के सर के ऊपर उस लेटर को रखता है और उससे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ये लेटर अपने डैड को देती हो या नहीं, लेकिन मेरे मास्टर ने तुम लोगों से मिलने के लिए कहा था और मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं तुम लोगों को फोर्स करूं अपनी मदद करने के लिए। फिर उसके बाद लैंगफेंग वहां से चला जाता है। वो लड़की लैंगफेंग की तरफ देखते हुए सोचती है तो तुम्हारे मास्टर ने यहाँ आने के लिए कहा था। लैंगफेंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंगफेंग लफन रोड के किनारे चल रहा है। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि उसे कोई नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। सामने एक बड़ा होटल देखकर वो बुदबुदाया अगर मैंने यहाँ नौकरी मांगी तो ये लोग मुझे सिर्फ बर्तन धोने के लिए रख लेंगे। तभी उसके बगल से धूल उड़ाती हुई एक सुपर कार गुजरी। उस कार से एक राइजिंग स्टार उतरी जिसका नाम लीफू था। उसे देखते ही फैंस पागल हो गए और चिल्लाने लगे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, मेरी पत्नी बन जाओ। लैंगफेंग पहले तो चिढ़ गया कि ये कौन सी नई आफत है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो वो दंग रह गया। वो लड़की उसकी अपनी बहन थी। बचपन में उसने वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लैंगफेंग भीड़ से निकलकर उसके पास गया, लेकिन उसकी बहन ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा तुम कौन हो, जरा तमीज से बात करो। उसके बॉडीगार्ड्स ने लैंगफेंग को घेर लिया और उसकी औकात याद दिलाते हुए उसे दूर कर दिया। लैंगफेंग को लगा कि उसकी बहन उसे पूरी तरह भूल चुकी है, लेकिन तभी उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वहां से जाने लगा। तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक रईस गुंडा लीफू को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो लीफू को छूने ही वाला होता है कि तभी लैंगफेंग कमरे के अंदर घुसता है और उस बंदे को एक जोरदार किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जब बॉडीगार्ड्स अपनी गन निकालते हैं तो लैंगफेंग अपनी ताकत से उन बंदूकों को हाथों से ही तोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं कि क्या ये कोई सुपर हीरो है। लैंगफेंग फर्श पर इतनी जोर से लात मारता है कि जमीन टूट जाती है। वह उस गुंडे को चेतावनी देता है उससे दूर रहो और उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। लीफू उसे शुक्रिया कहती है और पूछती है क्या हम बचपन के दोस्त हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लैंगफेंग अपनी पहचान छुपाते हुए कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था, और वहां से चला जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और सीन जी फैमिली पर शिफ्ट होता है। वहां के मास्टर अपनी बेटी जायू पर बुरी तरह चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस लैंगफेंग को जायू ने घर से निकाला था वो कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि इमॉर्टल मास्टर का शिष्य है। तभी मास्टर को फोन आता है कि लैंगफेंग ने जावला की 20 साल पुरानी खराब टांग को सिर्फ 2 मिनट में ठीक कर दिया है। अब पूरे शहर के बड़े लोग उसे ढूंढ रहे हैं। मास्टर अपनी बेटी से कहते हैं जल्दी जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ, वरना अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। जायू अपनी गलती पर रोने लगती है और लैंगफेंग की तलाश में निकल जाती है और बोलती है जब तक मैं उसे ढूंढ न लूं तब तक मैं घर वापस ना आऊं। क्या मैं आपकी असली बेटी नहीं हूं? और फिर जायू घर से बाहर निकल आती है और बोलती है रंगचंद बहुत बड़ा है, मैं उसे यहाँ पर कैसे ढूंढूंगी? और फिर लफन के बारे में सोचते हुए बोलती है उसके पास एक थैली थी, क्या वो काम के लिए थी? शायद मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे ढूंढना चाहिए, तो फिर मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। और मुझे जाओ जियाकी को भी अपने साथ आने के लिए बोलना चाहिए, मैं ही अकेले सारा काम क्यों करूँ? फिर अगले सीन में हम लोग जाओ जियाकी को कंस्ट्रक्शन साइट पर देखते हैं। जाओ जियाकी बोलती है जी फैमिली के यंग मिस ने बोला था कि लैंगफेंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होगा, लेकिन ये सोचना भी इम्पॉसिबल लगता है कि वो यहाँ काम करेगा। दूसरी तरफ लैंगफेंग ईंट इधर उधर कर रहा होता है। तभी वो छींकता है। उसका साथी उससे पूछता है क्या हुआ, तुम हल्की सी ठंड भी नहीं झेल सकते हो? लैंगफेंग बोलता है
कोई मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है या फिर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। उसका साथी मजाक में बोलता है, तुम्हें ईंट उठाने के बजाय जादू टोना शुरू कर देना चाहिए। लैंग फेंग कहता है, जादू टोना सिर्फ रिजल्ट को जल्दी बदल सकता है और मैं सिर्फ छोटी चीजों का अंदाजा लगा सकता हूँ। वो आदमी बोलता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज रात मेरी डेट है, इसलिए तुम अकेले डॉर्मेट्री चले जाना। लैंग फेंग सोचता है, इसकी किस्मत काफी खराब है, उम्मीद करता हूँ ये आज रात जिंदा रहे। फिर रात हो जाती है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को झाड़ियों में ले जाता है। तभी वहां जियाकी भी पहुंच जाती है। लैंग फेंग उसे देखकर सोचता है, इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। जियाकी को झाड़ियों के पीछे से आवाजें आती हैं। वो शर्माते हुए सोचती है, यहाँ क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी आवाजें एक डरावनी चीख में बदल जाती हैं। जब जियाकी जाकर देखती है तो वो लड़की जॉम्बी बन चुकी होती है और उसने उस लड़के को खा लिया होता है। जियाकी डर जाती है और जॉम्बी उस पर हमला कर देती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन जॉम्बी उसे पकड़ लेती है। तभी कुछ पुजारी वहां पहुंचते हैं और जॉम्बी को घेर लेते हैं। जियाकी सोचती है, ये लोग कौन हैं? क्या ये सुपर हीरो हैं? जॉम्बी अपनी ताकत दिखाते हुए एक पुजारी को जोरदार पंच मारती है। फिर वो जियाकी पर दोबारा हमला करती है। जियाकी डर के मारे कांपने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी लैंग फेंग वहां आ जाता है और जॉम्बी को एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। जियाकी डरकर उसके पीछे छुप जाती है। लैंग फेंग पूछता है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जियाकी रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम सच में यहाँ थे, मैं बहुत डर गई थी। लैंग फेंग सोचता है, इसकी खुशबू अच्छी है, इसे रोने देना बुरा नहीं है। पुजारी जॉम्बी को देखकर हैरान होते हैं कि उसका शरीर स्टील जैसा मजबूत था, फिर भी उसका सिर खत्म हो गया। मेन पुजारी सोचता है, इस लड़के की ताकत कमाल की है। वो लैंग फेंग से पूछता है, तुम्हारा गुरु कौन है? वो बताते हैं कि वे एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो सुपरनैचुरल खतरों से निपटते हैं। लैंग फेंग कहता है, मैं अपने मास्टर का नाम नहीं बता सकता और मैंने तुम्हारे संगठन के बारे में नहीं सुना। पुजारी उसे ऑफर देते हैं कि उनके साथ जुड़कर वो हाई लेवल चीजें सीख सकता है, लेकिन लैंग फेंग मना कर देता है। तब पुजारी कहते हैं कि उन्हें उसकी मेमोरी मिटानी होगी। वे अपनी शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लैंग फेंग उनकी तकनीक तोड़ देता है। वो कहता है, तुम्हारी तकनीक अभी कमजोर है और तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। सभी पुजारी उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? तभी उनका मास्टर आता है और कहता है, ये लड़का तुम सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसका पावर लेवल 6th ग्रेड का है। मास्टर समझाता है कि पावर लेवल 10 ग्रेड में बटा होता है, जिसमें 10वां सबसे कमजोर और पहला सबसे ताकतवर होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले ग्रेड से भी ऊपर होते हैं। लैंग फेंग ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लैंग फेंग बहुत ज्यादा ताकतवर हो, इसीलिए मुझे डर है कि तुम फ्यूचर में थोड़ा सा प्रभावी बन जाओगे। फिर मेन पुजारी अपने पास से एक कार्ड निकालता है जो कि ड्रैगन ग्रुप चेन का होता है और लैंग फेंग से बोलता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। उसके बाद सारे पुजारी वहां से चले जाते हैं। लिंग फेंग उस कार्ड को देखते हुए बोलता है, क्या ये लोग महान हैं? जियाकी बोलती है, मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। लेकिन जियाकी ने अभी भी लिंग फेंग को पकड़ा होता है। फिर उसके बाद वो शर्माते हुए पीछे हट जाती है और बोलती है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। फिर उसके बाद लैंग फेंग उस कार्ड को अपनी जेब के अंदर डाल लेता है और जियाकी से बोलता है, लेकिन तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम किसी से मिलने आई थी? जियाकी शर्माते हुए लैंग फेंग से बोलती है, ये मैं नहीं हूँ, ये तुम हो जो कि गंदी चीजें कर रहा है। मेजिया ने बोला था कि तुम शायद से यहाँ पर होगे, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आई थी। लेकिन तुम्हारे जैसा कोई क्यों यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है? लैंग फेंग बोलता है, मैं सच में यहाँ पर ईंटें उठाता हूँ, नहीं तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। जियाकी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद जियाकी लैंग फेंग का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, मत जाओ, ग्रैंडपा चाहते हैं कि तुम किसी और को भी ठीक करो, और अगर तुम उन्हें ठीक कर देते हो तो फिर तुम फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो इस सिटी के अंदर। फिर उसके बाद जियाकी लैंग फेंग को अपने दादाजी के घर पर ले आती है। लैंग फेंग बोलता है, तुमने कहा था तुम मेरे लिए जॉब ढूंढोगी, लेकिन मैं किसी की नानी नहीं बनूंगा। जियाकी लैंग फेंग से बोलती है, किसने कहा तुमसे नानी बनने के लिए? तुम्हें बस ग्रैंडपा की टांग ठीक करनी है। लिंग फेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मैं किसी चीज को भी झेलना नहीं चाहता हूँ, ये बस किसी कारण से हो रहा है। वहीं पर जायू और जायू के फादर होते हैं। जायू अपने फादर से बोलती है, फादर वो देखिए, उसी पर्सन ने मुझे वो लेटर दिया था। जायू के फादर आगे बढ़ते हैं और लैंग फेंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं, लिटिल इमॉर्टल, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया। लैंग फेंग जायू के फादर से पूछता है, क्या तुम ही जीहे हो? जायू के फादर बोलते हैं, हाँ मैं ही जीहे हूँ। और फिर जायू के फादर लैंग फेंग से बोलते हैं, यंग मास्टर, अगर आप यहाँ हैं तो फिर जल्दी से जालू जी की टांग ठीक कर दीजिए, फिर मैं वादा करता हूँ आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जायू के फादर अपने अंदर सोचते हैं, जालू कोई छोटी मछली नहीं है, अगर मैं उसे अपने साथ मिला लूँ तो फिर फायदा ही फायदा होगा। लैंग फेंग जायू के फादर से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, क्योंकि तुमने मेरा लेटर रिसीव किया है तो फिर इसके बदले में मुझे कुछ करना होगा। कहानी जियाकी के ग्रैंडफादर के घर से शुरू होती है। जियाकी के ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो तुम ही लैंग फेंग हो? लैंग फेंग आगे से रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, हाँ मैं ही लैंग फेंग हूँ और मैं ही आपके पैर को ठीक करूंगा गजन इफेक्ट के साथ। और फिर लैंग फेंग जियाकी के ग्रैंडफादर से बोलता है, अपनी टांग उठाइए। जियाकी के ग्रैंडफादर लैंग फेंग से बोलते हैं, देखो मैं थोड़ा सा गुस्से वाला इंसान हूँ, अगर तुम मेरे पैर नहीं ठीक कर सके तो फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा।
जियाकी अपने ग्रैंडफादर के कान में कहती है, दादाजी उससे इस तरह बात मत करिए, नहीं तो वो आपके पैर को ठीक नहीं करेगा। लिंगफेंग आगे से दादाजी की टांगों को देखते हुए बोलता है, मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मेरी टांगों को लगातार मास्टर ने तोड़ा है उन्हें शेप में लाने के लिए। और उससे भी बड़ी बात, आपकी टांगें पिछले 20 सालों से घायल हैं और किसी ने आपके पैरों को ठीक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी वजह से आपके टांगों का दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया है और आप पिछले 2 दशकों से दर्द में हैं। जियाकी के ग्रैंडफादर अपने भाई से पूछते हैं, जालू तुमने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? और ग्रैंडपा लैंगफेंग से पूछते हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? फिर उसके बाद लैंगफेंग दादाजी के पैरों के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, इसके बारे में भूल जाइए कि मुझे ये कैसे पता, मैं सबसे पहले आपके पैरों को ठीक करता हूँ। फिर उसके बाद लैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दादाजी के पैरों से ब्लैक एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और फिर दादाजी से बोलता है, अपने पैरों को मूव करिए, शायद अब आप अपने पैरों को मूव कर सकते हैं। और जब दादाजी अपने पैरों को मूव करते हैं तब वो अपने पैरों को मूव कर पा रहे होते हैं। दादाजी हैरान होकर बोलते हैं, मेरे पैर मूव हो रहे हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद लैंगफेंग वहां से जाने लग जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।